हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल और परसों हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी एसईओ के बारे में, ऑफ पेज ऑन पेज के बारे में आज हम जानेंगे। अभी तक मैंने सिर्फ एसईआरपी में कौन कौन से एड्स आपको दिखाई देते हैं वो बताया है, इंटेंट क्या होती है ये बताया है, और कौन कौन से हमारे एसईआरपी में फीचर्स दिखाई देते हैं वो बताया है। आज हम जानेंगे ऑन पेज एसईओ क्या होता है और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। बेसिकली जो हमारे एसईओ के टाइप्स होते हैं वो काफ़ी तरीके के होते हैं, लेकिन जो एसईओ की फील्ड है उसमें ज़्यादातर 3 तरह के एसईओ को ज़्यादा माना जाता है। जैसे हमारा ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। उसके बाद लोकल एसईओ अलग होता है, इंटरनेशनल एसईओ अलग होता है। धीरे धीरे हम सबके बारे में जानेंगे। फर्स्ट इज़ ऑन पेज एसईओ, जिसमें लिखा है इंक्लूड ऑथरिंग हाई क्वालिटी कंटेंट विद द सोल पर्पस ऑफ इट प्रोवाइडिंग हेल्पफुल टू योर वेबसाइट visitors, adding meta text to help Google bots better understand your content, using HTML text to highlight headings and other content elements, and ensuring there are no broken links or duplicate content pages. इसमें बेसिकली मैंने आपको शॉर्ट में ये बताया है कि हम ऑन पेज के अंदर क्या क्या जो मेन टास्क होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा, कोई भी अगर आपने वेबसाइट पे पेज बनाया है उसके अंदर हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अब हाई क्वालिटी कंटेंट से मतलब क्या है कि आप कैसे जज करो कि वो कंटेंट हाई क्वालिटी है भी है कि नहीं है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपका कंटेंट जो हो वो कुछ फ्रेश होना चाहिए। ये नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑब्वियसली कंटेंट का जो मेन पॉइंट होगा रहेगा तो वही। लेकिन गूगल को ये नहीं लगना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वही जो सेम हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके जैसे सेम ही है। कुछ भी न्यू या यूनिक नहीं है, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो यूज़र के लिए हेल्पफुल हो सकती है, या फिर कंटेंट के अंदर जो क्वालिटी है कंटेंट की कि लाइक एक यूज़र की मेन जो अच्छा कंटेंट बोला जाता है वो उसे बोला जाता है जिसके अंदर सारी चीज़ें हमारी अवेलेबल हो। अब जैसे इसमें जो है हमारा नरेंद्र मोदी हमने जैसे इस पे टाइप किया है, हमारा जो हम ऑन पेज करते हैं तो उसमें हमारा एक ऑल टैग करके भी एक फ़ीचर होता है। ऑल टैग का बेसिकली मतलब होता है कि हम इमेजेस के अंदर एक एचटीएमएल कोडिंग होती है जो गूगल का बॉट रीड करता है, वो नॉर्मल जो हमारे कंटेंट होता है उस पे रीड नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी इमेज है, उसको अगर ऐसे अपलोड कर दिया, तो उसकी फाइल नेम पे जो भी उसका नेम लिखा होगा, गूगल का बॉट उसी को ही रीड करेगा। तो जैसे हमने नरेंद्र मोदी डाला, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे आ जाती हैं। वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमारा जो गूगल का जो बॉट है उसने हमने कहीं न कहीं जो हमारी इमेजेस जब अपलोड करी हैं, तो उसमें उसका ऑल टैग, उसका फ़ाइल नेम हमने यूजुअली जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो नेम है वो यहाँ पे मेंशन किया होगा। इसलिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी आ रहा है। और अगर ऑल टैग भी अगर आपने ढंग से अगर आप फ़िक्स कर देते हो तो आपकी जो इमेज हमारा जो सर्चेज़ होते हैं, काफ़ी तरीके के होते हैं। जैसे वीडियोज़ होते हैं, शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। एक इमेज का भी एक फ़ीचर होता है हमारे एसईआरपी में, उसमें आप अपनी जो इमेजेज़ हैं, उनको आप रैंक करा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ़ आपको बेसिकली क्या करना है कि जहाँ भी आप अपनी इमेजेज़ को अपलोड करें, उससे पहले ये देख लें कि डाउनलोड करने के बाद उस इमेज का फ़ाइल नेम ज़रूर चेंज कर दें। क्योंकि जो फ़ाइल नेम होगा वही हमारा गूगल का बॉट इसको फेच करेगा। एडिंग मेटा टैग्स टू हेल्प गूगल बॉट्स बेटर अंडरस्टैंड योर कंटेंट। अब मेटा टैग्स बेसिकली क्या हो जाते हैं कि मान के चलिए मैंने डाला कुछ भी गूगल पे, एंड जो आपको एसईआरपी में जो भी नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स दिखती हैं, उसमें आपको उनका एक टाइटल दिखता है और उसमें एक आपको उसका वो दिखता है, डिस्क्रिप्शन दिखता है। तो उसको हम मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। जो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डाला था डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अब इसमें जो इसका डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन ऑनलाइन, ये इसका मेरा टाइटल हो गया। और इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा था, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डिलीवर्स अनपैरेलल्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लेकिन क्या करता है गूगल, कभी कभी उसको जो भी रेलिवेंट लगता है कंटेंट उसी को ही वो मतलब इंडेक्स कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो था हमारे वो अलग डाला था, लेकिन आप ये सोचोगे कि अरे मैंने तो डिस्क्रिप्शन डाला ही नहीं था, तो ये कहाँ से आ रहा है। तो गूगल को ये जो कंटेंट है, अगर उसको आपकी वेबसाइट के पूरे पेज में से जो कंटेंट रेलिवेंट लगेगा या फिर जो उसका फर्स्ट पैराग्राफ होगा, इन उससे भी वो फैच कर लेता है। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मेटा टाइटल या डिस्क्रिप्शन डाला हो वही गूगल उसको फ़ेच करे। बहुत से टाइम वो फ़ेच भी कर लेता है सेम की सेम, लेकिन बहुत से टाइम वो अपने हिसाब से ही कंटेंट में चेंजेस कर लेता है।
अब ये जो मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन जो होते हैं वो हमारे बैकएंड में डलते कैसे हैं? अगर आपकी कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उसमें काफ़ी सारे प्लगइन्स होते हैं जो हमें हमारे काम को ईज़ी बनाते हैं। जिसमें होता है योस्ट एसईओ, ऑल इन वन एसईओ और इसमें रैंक मैथ एसईओ होता है। ऑल इन वन एसईओ ज़्यादा हमारा चीज़ें डेप्थ में बताता है, जबकि कॉमनली जो यूज़ होता है वो होता है हमारा योस्ट एसईओ, जिसमें आप बहुत ही ईज़ी तरह, जैसे कि कोई भी यूज़र है, वो फर्स्ट टाइम अगर कोई भी काम कर रहा है और उसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है अगर एसईओ के बारे में, तो उसके लिए योस्ट एसईओ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहेगा और बहुत ईज़ी टू यूज़ रहेगा। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ योर वेबसाइट इज़ ऑन कोडिंग बेस्ड है, एक तो ये मैंने वर्डप्रेस के आपको बता दिए। देन अगर कोई वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कस्टम बिल्ड होती हैं, पीएचपी पे होती हैं, लारावेल पे होती हैं या फिर कस्टम है प्रॉपर उसकी, तो इसमें आपको क्या बेसिकली करना पड़ेगा कि आप अपने डेवलपर को दे दीजिए जो भी है आपकी मेटा टैग्स वगैरह, वो कोडिंग में ऐड कर देगा उनको। सोर्स कोड में फिर आपका वो शो हो जाएगा कि आपका मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या-क्या है। तो इसमें प्लगइन्स के बारे में मैं आपको बता दिया, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन। अब मेटा टाइटल की जो लिमिट होती है वो होती है 60 कैरेक्टर्स और जो मेटा डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लिमिट होती है वो 160 होती है। और माना जाता है कि जो हमारा मेटा टाइटल है वो कवर करना चाहिए हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड होता है वो, और उसके बाद अगर आप ब्रांड नेम का नेम यूज़ करना चाहते हो, ब्रांड नेम का नेम यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरा कीवर्ड भी टारगेट करना चाहते हो उसके संग टाइटल में ही, तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे होता है कि आप उसमें एक सिटी ज़रूर यूज़ करें लास्ट में, ब्रांड का नेम भी यूज़ करें और उसमें कीवर्ड ज़रूर यूज़ करें। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट 2 कीवर्ड यूज़ करें, पर सेम नहीं होने चाहिए। एक प्राइमरी कीवर्ड जो आपका है वो होना ही चाहिए और दूसरा जो आपका एलएसआई फॉर्म में जो हम कीवर्ड्स बोलते हैं, वो होना चाहिए। अब इसमें हमारा यूट्यूब का भी अभी आपने देखा लिंक दिखाया, तो यूट्यूब का भी हम एसईओ बेसिकली पूरा करते ही हैं। उसके थ्रू वहाँ पे रैंकिंग दिखाता है। सो कंटेंट का मैंने आपको बता दिया कि यूनिक और फ्रेश होना चाहिए, हाई क्वालिटी का सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए यूज़र्स को। मेरा टेक्स्ट का बता दिया, ऑल टेक्स्ट का बता दिया। और ब्रोकर लिंक्स क्या होते हैं? ब्रोकर लिंक्स बेसिकली होते हैं कि आपकी वेबसाइट है, उस पे आपने कुछ पेजेस बनाए थे, लेकिन अब वो 404 एरर दिखा रहे हैं या फिर अब वो वर्क नहीं कर रहे हैं, या आपने यूआरएल चेंज कर दिया था वेबसाइट में किसी भी पेज का। यूआरएल तो चेंज कर दिया लेकिन रीडायरेक्शन लगाना आप भूल गए। तो वो जो एरर है वो पेज का वो आपको 404 दिखाएगा आपके यूज़र्स को। वो कहीं न कहीं रीडायरेक्ट तो हो चुका है आपका यूआरएल, लेकिन फिर भी वो 404 ही दिखाएगा, क्योंकि आपने अभी तक रीडायरेक्शन नहीं लगाया है। और रीडायरेक्शन जब भी लगाना चाहिए जब आपका पेज इंडेक्स हो चुका हो। अगर इंडेक्स नहीं हुआ है तो रीडायरेक्शन लगाने की नीड नहीं है। अब है हेडिंग्स। हेडिंग्स में क्या है, H1 टू H6। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो पेज का कंटेंट है उसमें हेडिंग्स की जो हायरार्की है वो सही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने H2 39 40 45 यूज़ कर लिए, H3 का यूज़ ही नहीं किया, H6 आपके बिल्कुल ज़ीरो हैं। मतलब एज़ पर द कंटेंट रिक्वायरमेंट आपको हायरार्की को यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि किसी-किसी कंटेंट में आप H5 H6 भी यूज़ कर पाएँ, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक H1 और फिर सारे H2 में रख दिए और H3 और H4 का यूज़ ही नहीं किया। ये एसईओ के टर्म्स में गलत माना जाता है। तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप कंटेंट डालें अपनी वेबसाइट पे, तो उसमें जो हेडिंग्स की हायरार्की है, वो सही होनी चाहिए। इससे जो कंटेंट होता है वो भी अच्छा प्लेस होता है वेबसाइट पे और जो एसईओ की गाइडलाइंस होती हैं हमारी, वो भी पूरी फॉलो अप हो जाती हैं। तो अब हमारी प्लगइन्स के बारे में बता दिया मैंने, ऑन पेज के बारे में आपको बता दिया। डुप्लिकेट कंटेंट पेजेस, जैसे नो ब्रोकर लिंक्स और डुप्लिकेट कंटेंट पेजेस। मतलब आप ये मेक श्योर करें कि आपकी जो वेबसाइट है उस पे डुप्लिकेट पेजेस ना हो। जैसे कि आपने मल्टीपल पेजेस एक ही सर्विस से रिलेटेड बना दिए, तो गूगल का बॉट बेसिकली क्या है, कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि आप रैंक किससे कराना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। एंड टेक्निकल एसईओ में इंटरनेशनल एसईओ, लोकल एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ भी आपने सुना होगा। ऑफ पेज एसईओ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसईओ का, जिसमें बेसिकली हमारा जो काम होता है वो होता है बैकलिंक्स को क्रिएट करना। बैकलिंक्स भी हमारी काफ़ी तरीके की हो जाती हैं, जैसे सोशल बुकमार्किंग, प्रोफाइल क्रिएशन और पीपीटी सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, वीडियो सबमिशन और काफ़ी सारी फॉरम सबमिशंस या ब्लॉग कमेंटिंग, मल्टीपल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। बेसिकली जो भी हम अपना जो टास्क अपनी वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म करते हैं,
वो सारे ऑन पेज में आ जाते हैं, जिसका इफ़ेक्ट आपको फ्रंट एंड पे दिखता है। अगर आप किसी भी कंटेंट में कुछ भी चेंजेस करेंगे, यूज़र को फ्रंट एंड पे दिख जाएगा। आप अगर ऑल टैग वगैरह इमेजेस वगैरह देखेंगे, तो अगर वो यूज़र को दिखेगी तो उसको उस पे कंटेंट दिखेगा, लाइक उसका टाइटल दिखेगा। तो बेसिकली जो भी चीज़ें टास्क आप परफॉर्म करते हो ऑन द वेबसाइट, दैट इज़ कम्स अंडर द ऑन पेज। टेक्निकल एसईओ एक सपोर्टिव में होता है कि आपकी जो वेबसाइट पे आपने जो भी काम किया है वो इजीली यूज़र को दिखे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट पे स्पीड ही नहीं है तो वेबसाइट लोड करता रह जाएगा यूज़र, पर आप उसको एक्सेस नहीं करवा पाएंगे अपना कंटेंट। और रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है अगर आपकी वेबसाइट, तो भी यूज़र उसको इजीली एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ऑफ पेज एसईओ भी एक तरह से सपोर्ट देता है। वो हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें एक तरह से एक डीएपीए होता है हमारी वेबसाइट का, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। और इस पे बेसिकली डीएपीए का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये बताता है कि हमारा जो गूगल है हमारी वेबसाइट पे कितना ट्रस्ट करता है। जितना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड अप होगा गूगल का आपकी वेबसाइट के लिए, उतना अच्छा है आपकी वेबसाइट के लिए, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी आपकी वेबसाइट को देगा जब भी आपकी सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी यूज़र जनरेट करेगा। तो हमारी बैकलिंक जनरेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि क्रिएट लिंक्स और बैकलिंक्स फ्रॉम एक्सटर्नल लिंक बिल्डिंग और लिंक अर्निंग टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। तो जैसे मैंने लिखा है इसमें बेसिकली मतलब यही है कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज से लिंक जनरेट करते हो थ्रू मल्टीपल एक्टिविटीज़। जैसे प्रोफाइल बिल्डिंग का बेसिकली मतलब है, जैसे अब आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल बनाते हो, सेम आप बिजनेस की प्रोफाइल बनाते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाके। एक तरह से अपनी एग्जिस्टेंस दिखाते हो कि हम हमारी वेबसाइट है गूगल पे, और अगर कोई भी यूज़र उनकी वेबसाइट पे आता है और वहाँ पे अगर आपने अपनी डिटेल मेंशन कर रखी है फॉर एग्जांपल, और तो उससे क्या होगा कि यूज़र इफ़ इन केस वहाँ आपकी सर्विस से रिलेटेड कुछ सर्च करने गया है, या तो वहाँ से वो इजीली आपकी डिटेल को एक्सेस करके आपकी वेबसाइट पे आ सकता है। सोशल बुकमार्किंग, ये बेसिकली बुकमार्किंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई भी वेबसाइट है जिसकी कोई भी कीवर्ड्स वगैरह ऐसे हैं जो हिट नहीं कर रहे हैं, तो बुकमार्किंग यूजुअली हम बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट की कीवर्ड्स की रैंकिंग होती है उसको इजीली डाउन भी कर देती है और इजीली अप भी कर सकती है। मान के चलिए आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा कीवर्ड है जो रैंक ही नहीं कर रहा है और काफ़ी टाइम से उसकी रैंकिंग ही नहीं आ रही है, एक बार आप बुकमार्किंग ट्राई कर सकते हो उसके लिए। मे बी कि आपकी जो रैंकिंग है नेक्स्ट डे आ सकती है। एंड बुक मार्किंग की भी काफ़ी सारी हमारी साइट्स अवेलेबल होती हैं फ्री, तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। और प्रोफाइल बिल्डिंग और ये सब बेसिकली जो हमारी डीएपी इंक्रीज़ करने की एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं ब्लॉग सबमिशंस, पीपीटी सबमिशंस, वीडियो सबमिशंस और प्रोफाइल बिल्डिंग, बिजनेस लिस्टिंग्स, गेस्ट पोस्टिंग एंड राइट फॉर अस। गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली मतलब होता है कि आप किसी दूसरे की वेबसाइट पे जा रहे हो और वहाँ पे जाके आप लिंक्स वगैरह को क्रिएट कर रहे हो। लिंक्स वगैरह क्रिएट करना मतलब क्या होता है कि हम जब जब फ्री वेबसाइट पे काम करते रहते हैं तो वो फ्री वेबसाइट सबके लिए अवेलेबल है फ्रीली, तो सब बना रहे हो उसमें, तो आप में और उसमें क्या डिफरेंशिएशन हो आपकी वेबसाइट में, आपकी क्या डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी उससे। तो गूगल कहता है कि आप कुछ ऐसी वेबसाइट पे जाके भी अपने कंटेंट को पब्लिश करें जो रिनाउंड है, उनकी टॉप अथॉरिटी है गूगल की नज़रों में। स्पेसिफिकली हम इसमें निश स्पेसिफिक बैकलिंक्स में ज़्यादा जाते हैं, जिसका मतलब है कि अगर मान के चलिए आपकी जो वेबसाइट है वो अगर ई-कॉमर्स की है, या फिर कोई ई-कॉमर्स में भी स्पेसिफिक मान लीजिए ब्यूटी की है, तो आप दूसरी वेबसाइट पे ही जो ब्यूटी निश स्पेसिफिक ही वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप कंटेंट लिख के पब्लिश करते हो। इससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो ये पेड एक्टिविटी है, तो इसमें ये है कि सामने वाला को आप पैसे दे रहे हो, तो आपका जो कंटेंट है काफ़ी टाइम तक वहाँ रहेगा, और उसकी जो वेबसाइट है उस पे यूज़र डेली के आते रहते हैं। तो उससे क्या है कि जो ट्रैफ़िक होगा वो आपकी वेबसाइट पे आने के पूरे-पूरे चांसेस होते हैं। क्योंकि जब उसकी वेबसाइट पे डेली के विज़िटर्स अच्छे खासे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कहीं न कहीं आपको भी बेनिफिट देगा ही देगा। और ऊपर से ये जो लिंक्स होते हैं यूजुअली इंडेक्स हो जाते हैं, तो जिनका जो वैल्यू रहती है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो अगर आपको भी अगर साइट्स वगैरह ढूँढनी है अपनी वेबसाइट के लिए कि कैसे राइट फॉर अस की वेबसाइट आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग को ही राइट फॉर अस बोलते हैं। तो मैं आपको ये कल बताऊँगी कि आप कैसे ईज़िली ये फाइंड कर सकते हो अपनी निश स्पेसिफिक, अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स फाइंड आउट करनी है तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।